अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में थ्योरेटिकली आज हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर देता है। ये काम कैसे करता है, इसकी डिटेल डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफार्मर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनेगी। इस हेडिंग में हम ये बात बताएंगे एन electrical device that transforms the level of alternating voltages. That means it changes a given alternating EMF into larger or smaller alternating EMF। नेक्स्ट हेडिंग होगी इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगी इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सबसे पहले हम यहां पे बताएंगे कि एक सेम आयरन कोर होगी जिसके ऊपर वूंड होंगी टू कॉइल्स जो कि एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होंगी। इनमें से वो कॉइल जो कि इनपुट वोल्टेजेस या ईएमएफ से कनेक्टेड होगी, उस कॉइल को हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी कॉइल का। और वो कॉइल जहां से हम आउटपुट ईएमएफ ड्रॉ करेंगे, उस कॉइल को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होने के बावजूद भी मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगी। एक कॉइल का जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल से पास होगा। सो प्राइमरी कॉइल का जनरेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी पास करेगा और वो इस चेंज को अपोज करेगी। हम लिखते हैं लेट rate of change of magnetic flux with respect to time through n number of turns of primary coil will cause an induced EMF। चूंकि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम यहाँ पे इसको NP लिख लेते हैं। सो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा?
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन ई लिखा जाएगा, प्राइमरी कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इसका एक्सप्रेशन फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक माइनस एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी थ्रू प्राइमरी कॉइल इसके साथ इस तरह से लिंक्ड होगा। और द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EP will oppose the alternating voltage VP applied across primary coil। तो ये जो बैक ईएमएफ है ये प्राइमरी कॉइल पे अप्लाइड वोल्टेजेस को अपोज करेगी, इसलिए हम लिख सकते हैं Vp इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द बैक ईएमएफ और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ EP। EP का एक्सप्रेशन यहाँ से आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो जो Vp का रिलेशन है वो बन जाएगा Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ NP डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पी। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेजेस का रिलेशन है वो बन जाएगा प्लस एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी थ्रू प्राइमरी कॉइल्स। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये बात एक्सप्रेस करेंगे कि लेट्स assume that both primary and secondary coils are tightly coupled. That means they have very strong magnetic फ्लक्स लिंकेज। सो इसका मतलब ये होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू सेकेंडरी कॉइल होगा, जिसे हम डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिख रहे हैं सेकेंडरी कॉइल के। उसमें फैक्ट ये है कि टाइटली कपल्ड होने की वजह से ये जो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है ये प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। सो इस एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन लेट्स से ए का नाम दे दें। नेक्स्ट फैक्ट हमने ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, the direction of induced EMF in the secondary coil will be such that it will oppose the change in magnetic flux through it. So जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसे यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं -NS डेल्टा फाई एस बाय डेल्टा टी। आप एस को ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर आप यहाँ पे ये कहेंगे सिंस द EMF
ES is induced as output or secondary voltages, so Vs is equal to Es and eliminate द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यहाँ से हटा लें। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ आउटपुट वोल्टेजेस के लेवल को यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि आउटपुट वोल्टेजेस की डायरेक्शन ऐसी है कि वो अपने कॉज को अपोज करती है। हम सिर्फ इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट वोल्टेजेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी Vp इज इक्वल टू NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी फॉर प्राइमरी कॉइल। सो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले Vs वाली, Vs को Vp से डिवाइड करना है। सो एक्सप्रेशन क्या होगा? NS डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी फॉर सेकेंडरी कॉइल एंड NP डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी फॉर प्राइमरी कॉइल। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन A वी नो दैट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी ऑफ secondary coil is equal to delta phi by delta t of primary coil. So these terms will be cancelled out and we have the expression for Vs to Vp ratio that is equal to Ns over Np or Ns over Np is equal to Vs over Vp. This is equation 3a and this is equation 3b. इक्वेशन नंबर 3b में जो ये टर्म है, ये टर्म कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इस नॉलेज से अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स की हेडिंग। सबसे पहली जो टाइप होगी वो कहलाएगी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स और दूसरी टाइप कहलाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। सो अगर कोई केस ऐसा हो कि NS बाय NP की रेशो ग्रेटर देन 1 हो या फिर NS ग्रेटर देन NP हो, तो इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि VS ओवर VP की रेशो भी ग्रेटर देन 1 आएगी या फिर VS ग्रेटर देन VP होगा। सेकेंडरी पे आने वाले वोल्टेजेस प्राइमरी पे आने वाले वोल्टेजेस से ज़्यादा होंगे, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो NS डिवाइडेड बाय NP विल बी लेस देन 1 और NS इज लेस देन NP। इसका नतीजा ये होगा कि जो VS और VP की रेशियो है वो भी लेस देन 1 आएगी या फिर सेकेंडरी वोल्टेजेस प्राइमरी वोल्टेजेस से कम होंगे। अब अगर इनकी एग्जांपल्स दी जाएं तो यहाँ पे जो मोबाइल चार्जर्स घर में आने वाले अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस 220 वोल्ट को कम करके 5 या 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की एग्जांपल है वो है ट्रांसफार्मर्स यूज्ड एट पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस पे जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को वोल्टेजेस को ट्रांसमिशन लाइंस में फीड करने से पहले बहुत इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स से सम प्लेसेस के ऊपर 11,000 वोल्ट चलता है, सम प्लेसेस के ऊपर ये मिलियंस ऑफ वोल्टेजेस तक भी जाते हैं। और इसकी एक और एग्जांपल जो हम
डिस्कस कर सकते हैं। वो बैंड जो हम हाथ के ऊपर लपेट लेते हैं और उससे किसी से हैंडशेक करने के बाद नेक्स्ट पर्सन को करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक एक 1.5 वोल्ट के सेल से जनरेट किया जाता है। तो 1.5 वोल्ट का सेल किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, उसके लिए उसके वोल्टेजेस को स्टेप अप किया जाता है। सो ये आमतौर पे जो बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी इस तरह से नेक्स्ट चाइल्ड को इलेक्ट्रिकल शॉक देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली ये इसकी एक नेगेटिव एप्लीकेशन है। जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो पावर स्टेशंस के ऊपर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जनरेट होते हैं उनको स्टेप अप करने के लिए ही है। अब अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ड्राइंग किस तरह से बनेगी। हम सबसे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से आयरन कोर, और ऑब्वियसली आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 मैग्नेटिक कोर्स बना ली हैं आयरन की, और अब जो हम यहाँ पे कॉइल्स की वाइंडिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि अगर यहाँ पे केस ये वाला है कि इस तरीके से वायर यहाँ पे आ रही है और इस तरह से वाइंड हो रही है, और ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है प्राइमरी वोल्टेजेस के साथ, इनपुट वोल्टेजेस के साथ, वीपी के साथ। तो हम इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो अगर इस तरीके से यहाँ पे इस कोर के ऊपर वाइंड की गई है, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेजेस ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से इन वोल्टेजेस को हम VS लिखते हैं। तो ये जो कॉइल है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। और इस ट्रांसफार्मर के टाइप को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा हैं, और सेकेंडरी पे आने वाला वोल्टेज भी प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। और अगर हम यहाँ पे वाइंडिंग इस तरह से शो करें, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स में हम प्राइमरी वोल्टेजेस अप्लाई कर दें तो ये प्राइमरी कॉइल बन जाएगी। और अगर हम सेकेंडरी वोल्टेजेस यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करें तो इस कॉइल को हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, और ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें NS की वैल्यू NP से कम है, इसलिए VS की वैल्यू भी VP से कम होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करना पड़ जाए तो इस जगह के ऊपर जो मैंने सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं वो हैं 5, और जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स बनाए हैं वो बनाए हैं 10। और इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइमरी के टर्न्स हैं वो हैं 9, और जो सेकेंडरी के टर्न्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 5। सो अगर अब आपको कहा जाए कि आपको प्राइमरी वोल्टेजेस जो हैं वो 10 वोल्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, तो सेकेंडरी वोल्टेज का लेवल क्या होगा। तो आपने सिंपल रिलेशन लिखना है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, जो कि रीअरेंज हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा VS इज इक्वल टू NS बाई NP इंटू VP, जहाँ पे VP उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो NS की वैल्यू 10 है, NP की वैल्यू कितनी है 5, और VP कितना है, VP है 10 वोल्ट्स, तो आंसर आएगा 20 वोल्ट्स। तो अब अगर आप यहाँ पे 10 वोल्ट्स फीड करते हैं तो यहाँ पे आपको 20 वोल्ट्स आउटपुट मिलेगी। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं तो जो आपको NS की वैल्यू गिवन है वो 5 है और जो NP की वैल्यू है वो 9 है।
तो अब अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी पे 10 वोल्ट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आपको आउटपुट पे कितने वोल्टेजेस मिलेंगे? आउटपुट पे मिलेंगे 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स तकरीबन 5.6 वोल्ट्स। सो इस तरीके से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपने अपने इर्द गिर्द स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर्स देखे होंगे वो इस तरह से बने होंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये शेप होगी उनकी, और यहाँ पे इसके बाहर इस तरीके से 3 टर्मिनल्स इमर्ज आउट हो रहे होंगे, और इन तीनों के साथ अलग अलग वायर्स कनेक्ट होती हैं इस तरह से। तो जब आप यहाँ पे इस जैकेट की बात करते हो जो कि मेटालिक जैकेट है, वो कूलिंग के लिए होती है, उसके अंदर कूलिंग ऑयल मूव कर रहा होता है और कूलिंग ऑयल इन कॉइल्स के हीटिंग इफेक्ट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। अगर आप इसमें से सिर्फ इस एक पीस को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि ये असल में एक मैग्नेटिक कोर है, और इस मैग्नेटिक कोर के ऊपर इस तरीके से वाइंड की गई है प्राइमरी कॉइल, और ये कॉइल ऑब्वियसली इंसुलेटेड है, ये इसके ऊपर इंसुलेशंस मौजूद हैं, और वायर्स ना आपस में टच हो रही हैं, ना ही मैग्नेटिक आयरन की कोर से इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में हैं। और इसी के ऊपर जो सेकेंडरी कॉइल है वो भी वाइंड की जाती है इस तरह से। दैट मीन्स जो सेकेंडरी कॉइल है वो यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दी जाती है, और वो भी सेम इसी के ऊपर वाइंड कर दी जाती है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो इस तरीके से अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स एक दूसरे के ऊपर वाइंड कर भी दी जाएं तो इस तरीके से भी ट्रांसफार्मर्स काम कर सकते हैं। सो यूजुअली जो यहाँ पे एक रॉड है उसके अक्रॉस यही काम किया जाता है, फिर नेक्स्ट रॉड पे भी यही काम अलग से किया जा रहा होता है, और फिर नेक्स्ट रॉड पे भी ये काम अलग से किया जा रहा होता है। क्योंकि जो हमारे महलों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है वो 3 फेज AC होती है, तो इस वजह से हर एक आयरन रॉड एक अलहदा फेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रही होती है। एक्चुअली जो स्ट्रीट्स में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ही होते हैं, ग्रिड से आने वाले थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज को डिक्रीज करके 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो हमें सप्लाई की जाती है। तो एक कोर से एक गली को, दूसरी कोर से दूसरी गली को, तीसरी कोर से तीसरी गली को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाएगी। सो 3 फेज AC क्या होता है इसकी डिटेल चैप्टर नंबर 16 में मौजूद है, तो हम इसमें मजीद आगे नहीं डिस्कस करते। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि लेट से इस तरह से एक ट्रेन है जिसके ये मैंने कुछ कैरेजेस ड्रॉ किए हैं। ये कैरेजेस आपस में एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, दैट मीन्स ट्रेन ने एक साथ मूव करना है, और इन कैरेजेस के नीचे यहाँ पे इस तरीके से व्हील्स मौजूद हैं। और इस ट्रेन के आगे 2 इंजन्स अटैच्ड हैं इस तरह से। ये फर्स्ट इंजन है और ये है सेकंड इंजन। और ये दोनों इंजन मिलके इस ट्रेन के कैरेजेस को पुल कर रहे हैं, ट्रेन रन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 इंजन बनाए हैं, इसमें जो ये वाला इंजन है ना, ये है डीजल इंजन, लेकिन ये जो ब्लू कलर से मैंने इंजन ड्रॉ किया है ये है इलेक्ट्रिक इंजन। सो अब केस ये है कि डीजल इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, उससे ट्रेन इस तरफ एक वेलोसिटी गेन करती है। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो ये सारे व्हील्स घूमना स्टार्ट करते हैं। इन व्हील्स के एक्सल्स होते हैं। अगर हम इन व्हील्स के एक्सल्स के ऊपर जनरेटर की कॉइल्स को वाइंड कर दें और इर्द गिर्द फील्ड मैग्नेट्स लगा दें
तो इससे तो हर व्हील का एक्सल एक जनरेटर बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन तमाम व्हील्स को वायर्स के जरिए से कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो जब ये व्हील सारे कनेक्टेड हो गए हैं तो हमने क्या किया है, हमने इन तमाम व्हील से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी कर ली है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस आखिरी कैरेज के अंदर इधर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्लेस कर रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि यहां से बनने वाले वोल्टेजेस को स्टेप अप करता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो कंबाइंड वोल्टेजेस यहां पे जनरेट हुए हैं वो 250 वोल्ट्स हैं और इलेक्ट्रिक इंजन रन करने के लिए जो वोल्टेजेस चाहिए वो 25,000 वोल्ट्स चाहिए। सो आपने क्या किया है, आपने एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज किया है जिसकी टर्न रेशो NS/NP कितनी है, वो 100:1 है। फर्दर ये VS/VP के इक्वल होता है। सो इसका मतलब हुआ कि VS विल बी 100 टाइम्स VP। सो अगर VP 250 वोल्ट है तो VS कितना बनेगा, वो बनेगा 250 वोल्ट। अब इस ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करने के बाद हम ये वायर यहाँ पे फीड कर देते हैं इस इलेक्ट्रिकल इंजन को। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने इन वोल्टेजेस को स्टेप अप कर दिया है और स्टेप करने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन को फीड कर दिया है, तो अब इस इंजन को चाहिए कि वो ट्रेन को खींचना स्टार्ट करे, पुल करना स्टार्ट करे। अब आप चाहे डीजल इंजन ऑफ कर दें, उसने एक इनिशियल पुश देनी थी, वो उसने दे दी, तो अब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो हमने स्टेप अप किया है। स्टेप अप करने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन को कंटिन्यूसली स्पीड देता चला जा रहा है। उसी के प्रोवाइडेड एनर्जी से व्हील घूम रहे हैं, व्हील से बिजली बन रही है, वो स्टेप अप होके इसी इंजन को फीड कर रही है और ये स्पीड गेन करता चला जा रहा है। तो बताइए क्या ऐसा सिस्टम काम कर सकता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं। अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा सिस्टम जो कि खुद से एनर्जी बना के खुद ही चलता रहे, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स वी कैन नॉट हैव एन इनफिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड आउट ऑफ नथिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पॉसिबल होता तो सारी ट्रेनें इसी मेथड पे चल रही होती, ठीक है, जितनी भी रेल्स हैं वो सारी इसी मेथड पे ऑपरेट कर रही होती। हमें डीजल क्यों यूज करना पड़ता? तो हम डीजल इसलिए यूज करते हैं कि ऐसा सिस्टम जो खुद से एनर्जी बना के उसी एनर्जी से खुद चलता है और एनर्जी बनाता है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट के खिलाफ है। तो यहाँ से अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर हमारे पास एक आइडियल सिस्टम हो तो उसकी जो इनपुट एनर्जी है वो इक्वल हो सकती है किसके? आउटपुट एनर्जी के। और अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड कर लूं इस तरह से, तो उस केस में पहली टर्म बन जाएगी इनपुट पावर और जो दूसरी टर्म है वो बन जाएगी आउटपुट पावर। इसका एक्सप्रेशन है कि जो पावर होती है वो होती है रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी या डूइंग वर्क। सो अगर मैं इनपुट पावर को PIN लिखूं और आउटपुट पावर को P आउटपुट लिख दूं तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, या अगर मैं इनपुट पावर को प्राइमरी पावर और आउटपुट पावर को सेकेंडरी पावर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हम ये बात जानते हैं कि जो पावर सप्लाई है उसकी पावर का एक्सप्रेशन VI होता है और जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है उसके लिए एक्सप्रेशन ये लिखा जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए ये फार्मूला लिखा जाता है। फिलहाल हम पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं
VI फॉर प्राइमरी एंड VI फॉर सेकेंडरी, या फिर VP IP इज इक्वल टू VS IS। सो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 5 का। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ट्रेन की एग्जांपल डिस्कस की, इसमें हमने सपोज किया था कि 250 वोल्ट जनरेट हुआ तमाम व्हील्स का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, और हम कंसीडर करते हैं कि तमाम व्हील्स का कंबाइंड जनरेटेड करंट 10 एम्पेयर्स था। सो इस वजह से जो पावर प्राइमरी जनरेट हुई वो कितनी थी? वो थी 2500 वॉट। तो बताइए ज़रा सेकेंडरी पावर कितनी होनी चाहिए? आइडियली वो 2500 वॉट से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने सेकेंडरी वोल्टेजेस को स्टेप अप किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 25,000 वोल्ट्स के ऊपर, तो उसका नतीजा ये होगा कि करंट स्टेप डाउन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना है? दोनों का प्रोडक्ट तो उतना ही आना है। हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके प्राइमरी वोल्टेजेस को स्टेप अप किया और उसे 25,000 वोल्ट्स में तब्दील कर दिया, तो चूंकि आंसर 2500 वॉट ही आना है, तो इसलिए करंट स्टेप डाउन होके कितना हो गया? वो हो गया 0.1 एम्पेयर। सो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा? ये प्रोडक्ट भी 2500 वॉट ही आएगा। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप वोल्टेजेस को इंक्रीज करते हो तो करंट का लेवल डाउन हो जाता है, और सेकेंडरी पे पावर प्राइमरी की पावर से ज़्यादा नहीं आ सकती। और ये भी मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये किसके लिए है? ये आइडियल सिस्टम के लिए है। एक्चुअल सिस्टम्स में क्या होता है? एक्चुअल सिस्टम्स के अंदर रेजिस्टेंसेस और फ्रिक्शंस ये एग्जिस्ट करती हैं, और जब ये एग्जिस्ट करती हैं तो इसका नतीजा ये होता है कि प्राइमरी पावर ज़्यादा और सेकेंडरी पावर आमतौर पे कम होती है। सो ये जो हम केस डिस्कस कर चुके हैं ये एक आइडियल सिस्टम के लिए है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। हो सकता है कि प्राइमरी पावर 2500 वॉट हो तो सेकेंडरी पावर 2400 वॉट जनरेट हो जाए। दैट मीन्स प्राइमरी के इक्वल भी ना हो, बल्कि एनर्जी लॉसेस की वजह से ये वैल्यू सेकेंडरी की कम हो प्राइमरी की निस्बत। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस डिस्कशन के बाद इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, इक्वेशन 5 को। सो यहां पे हम लिखते हैं री अरेंजिंग इक्वेशन 5। हम VP को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर देते हैं और IS को इस तरफ ला के डिवाइड कर देते हैं। एक्सप्रेशन बन जाएगा IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP। ये इक्वेशन 6 है। इसका मतलब है जो सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेजेस रेशो है वो सेकेंडरी टू प्राइमरी करंट की इनवर्स रेशो के या फिर प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट की रेशो के इक्वल होगा। और हम ये बात जानते हैं इक्वेशन 4 से कि जो VS ओवर VP होता है वो NS ओवर NP के इक्वल होता है। तो हमें ये बात पता चलेगी कि IP और IS की रेशो NS और NP की रेशो के इक्वल होती है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 7 कहते हैं। और अगर ये एक्सप्रेशन कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो NS ओवर NP है वो VS ओवर VP के इक्वल होता है, जो कि IP ओवर IS के भी इक्वल होता है। इस इक्वेशन को इक्वेशन 8 कह लें। जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो कोई भी दो टर्म्स यहाँ पे इन तीन टर्म्स में से यूज हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी यूज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये दो पोल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इनके दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इनके दरमियान में ट्रैवल कर रही है तो जो पावर लॉस है वो I² R के इक्वल होगा, और जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है
एल ओवर ए के, या उसका एक्सप्रेशन बनता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, जहां पे रो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल की। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में डीसी फीड करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ से अगर एक पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके इस तरफ जाता है या एक्चुअली एक नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करके इस तरफ आता है, तो उस चार्ज ने बहुत ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करने की वजह से वायर की रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू में कमी आ जाएगी, और पावर जो ट्रांसमिट होगी इस जगह पे उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे ये करंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करनी पड़ेगी। हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे प्लेस्ड कोई भी पॉजिटिव चार्ज इतनी ज़्यादा लेंथ मूव करे, वो इतनी सी लेंथ अगर मूव कर ले तो काफ़ी है, या अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका मतलब है वो इतनी सी लेंथ में ऑसिलेट करता जाए, तो लेंथ कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ट्रांसमिटेड करंट और ट्रांसमिटेड पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि हम पहले तो डीसी को यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में। क्यों? क्योंकि उससे वायर की वो लेंथ इफेक्टिवली कम हो जाती है जिसको एक चार्ज ने ऑसिलेट करते हुए फेस करना होता है, और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट फैक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो ये कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आइडियली भी अगर प्राइमरी और सेकेंडरी पावर्स आपस में इक्वल हों तो वीपी आईपी इज इक्वल टू VS/IS में अगर आप सेकेंडरी वोल्टेजेस इंक्रीज करते हो तो सेकेंडरी करंट कम हो जाता है। लेट्स से 220 वोल्ट एट 10 एम्पेयर्स जनरेटेड है, जिसकी वजह से जनरेटेड पावर 2200 वाट्स है, तो सेकेंडरी पावर भी आइडियली 2200 वाट ही आएगी, एक्चुअली इससे कम आएगी। तो अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करके क्या कर लेते हो, 22,000 वोल्ट्स बना लेते हो, तो करंट डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, वो 0.1 एम्पेयर हो जाएगा। सो अब जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसकी ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड पहले से भी कम हो गया, और इसके अलावा नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग चार्जेस भी कम हो गए, तो अब कोलिजन्स कम होंगी, रेजिस्टेंस कम होगी, और जूल्स लॉ के मुताबिक जो हीटिंग इफेक्ट का एक्सप्रेशन है I²RT वो बहुत ही डिक्रीज कर जाएगा। सो अगर आप कांस्टेंट करंट मेंटेन रखना चाहते हैं किसी वायर से, तो रेजिस्टेंस जिस कदर कम करेंगे उस कदर ही कम हीट लॉसेस आएंगे। सो इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस में क्या होता है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं और उसके वोल्टेजेस स्टेप अप करते हैं ताकि करंट स्टेप डाउन हो जाए और एनर्जी लॉसेस मिनिमम हो। इस फैक्टर में चूंकि करंट भी डिक्रीज हो रहा है तो इसकी कमी की वजह से भी हीटिंग इफेक्ट कम आएगा। और पावर लॉसेस की बात करें तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर रेजिस्टेंस भी हमने कम कर दी है और करंट भी कम हो गया है, और पावर लॉसेस भी क्या होंगे, वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। सो इस तरीके से हीट एनर्जी लॉसेस या पावर लॉसेस को हमने मिनिमाइज कर दिया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमने बनानी है वो है सिंबल की। सर्किट सिंबल क्या है किसी ट्रांसफार्मर का, हम इस तरीके से एक कोर रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइंस के जरिए से, इधर प्राइमरी कॉइल रिप्रेजेंट कर देते हैं और इधर हम सेकेंडरी कॉइल रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है सर्किट सिंबल ट्रांसफार्मर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी एनर्जी लॉसेस की। एनर्जी लॉसेस में हमने जो पहली बात बतानी है वो है एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं दोबारा से यहां पे ट्रांसफार्मर की कोर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। लेट्स से यहां पे ये प्राइमरी कॉइल वाइंड की गई है, और इधर प्राइमरी वोल्टेजेस हमने अप्लाई किए हैं। लेट्स से जो साइन वेव अप्लाई की है मैं उसके पहले क्वार्टर की बात करता हूं। ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस है, और इस बढ़ते हुए प्लस के सामने कॉइल चाहती है कि वो अपना प्लस बना ले और बढ़ते हुए माइनस के सामने अपना माइनस बना ले। कॉइल ये चाहती है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर करंट इस तरह फ्लो करता हुआ यहाँ से इमर्ज आउट हो।
तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉइल क्या करेगी, कॉइल यहाँ पे इस जगह के ऊपर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बनाएगी, जबकि पावर सप्लाई ये चाह रही है कि करंट इस तरह से घूमता हुआ निकले और इस तरह से घूमते हुए यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बने। अब चूंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस फैक्टर को अपोज करना चाहती है, उसका साथ यहाँ पे इस आयरन कोर के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस भी करेंगे। वो किस तरह से, इस कोर के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेंगे। अगर हम टॉप से देखें इतना सा पोर्शन, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें इस तरह से एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा इस जगह के ऊपर, जिसमें टॉप व्यू लेने से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरह से ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। और जाहिर बात है एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है और वो इस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सो यहाँ पे जब करंट्स ऑर्बिट करेंगे, दैट मीन्स ये क्या है, एडी करंट्स, दीज आर ऑर्बिटिंग या फिर सर्कुलेटिंग करंट्स। इन करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं। इन एडी करंट्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। ये पूरी मैग्नेटिक कोर जो आयरन की बनाई गई है ये हीट अप होती है। और अगर बात करें सेकेंडरी कॉइल की, कि सेकेंडरी कॉइल इस तरीके से यहाँ पे वाइंड की गई है, तो उसके अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस होनी है, यहाँ पे भी तो सेकेंडरी वोल्टेजेस आने हैं। सो अगर ये नॉर्थ बढ़ रहा है और ये साउथ बढ़ रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल बढ़ते हुए साउथ के सामने नॉर्थ और बढ़ते हुए नॉर्थ के सामने साउथ बनाएगी। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो करंट घूम रहा है वो इस तरह से घूमे। इसका मतलब क्या है, ये एंड प्लस बनेगा, ये एंड माइनस बनेगा। और ये करंट सिर्फ वायर में ही इस तरह नहीं घूमेगा, ये इस कोर के अंदर भी इस तरह से इस डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा होगा। और अगर हम इसका यहाँ से टॉप व्यू लें, तो टॉप व्यू लेने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो करंट घूम रहा है, कन्वेंशनल करंट, वो इस तरह से है और जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इस तरह से है। तो इस जगह के ऊपर भी एडी करंट्स मौजूद होंगे और वो ऑर्बिटिंग या सर्कुलेटिंग करंट्स कोलिजन्स की वजह से हीट एनर्जी लूज करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी लॉसेस आएंगे। और इन एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, इनको मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि आप लैमिनेटेड कोर ऑफ आयरन यूज करें, जिसमें क्या मौजूद हो, जिसमें मौजूद हो इंसुलेटेड शीट्स। दैट मीन्स आपने यहाँ पे जो कोर बनानी है, जिसका टॉप व्यू इस वाले पोर्शन का हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो टॉप व्यू दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक इंसुलेशन प्लेस करनी है, यहाँ पे इंसुलेशन प्लेस करनी है, यहाँ पे इंसुलेशन प्लेस करनी है, यहाँ पे होगी। और ये पूरी जो आयरन की कोर है ये पेपर या शीट्स जो कि आपस में मिला दी गई हैं, दरमियान में इंसुलेटर प्लेस करके उसकी तरह बन जाएंगी। जैसे एक बुक के पेपर होते हैं वैसे ही आयरन की शीट्स होंगी। हर दो पेपर या शीट्स के दरमियान में हम इंसुलेशन रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो कन्वेंशनल या पॉजिटिव चार्जेस के एडी करंट्स हैं, इनका ऑर्बिटल एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज कर जाएगा। तो जब ये ऑर्बिटल एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज कर जाएगा, एक पेज या शीट के चार्जेस ऑर्बिट करते हुए दूसरी शीट में एंटर नहीं हो पाएंगे, तो करंट ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा और हीटिंग इफेक्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लॉस है, इट इज एनर्जी लॉस कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। सो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस है, इट इज the loss in electrical energy to number 1 magnetize a material, number 2 demagnetize it, number 3 magnetize it again in opposite direction, number 4 demagnetize it
again in one complete cycle of AC। सो ये कोर मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल की जब बात की है तो किसकी बात की है? कोर मटेरियल की बात की है। सो यहां पे बताया क्या गया है कि जब प्राइमरी वोल्टेजेस अप्लाई किए जाते हैं तो ये जो कोर मटेरियल और कॉइल है ये खुद ही इस नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ बना रही होती है। दैट मीन्स ये इसको बढ़ने नहीं देना चाहती। मटेरियल चाह रहा है कि वो इस तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाए और वही कोर चाह रही है कि वो ये मैग्नेटिक फील्ड ना बनाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक पोल्स बना रही है। सो इस वजह से इस पावर सप्लाई को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पावर डिलीवर करनी पड़ेगी ताकि वो इस ऑपोजिशन को ओवरकम कर ले और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बना ले। फिर जब ये नॉर्थ और साउथ कम होंगे, ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये जो फ्लक्स चेंज की ऑपोजिशन है ये फिर कम नहीं होने देगी और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पावर सप्लाई को इसको कम करवाने के लिए। फिर दोबारा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में पोल बढ़ेंगे तो ये कॉइल और मटेरियल जो है कोर मटेरियल ये फिर से नहीं होने देगा। दैट मीन्स यहाँ पे कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी में एक दफ़ा ये जो कोर मटेरियल है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, जब प्राइमरी कॉइल इस कोर मटेरियल में यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनाना चाहती है और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है तो ये कोर मटेरियल मानने को तैयार ही नहीं होता। ये साउथ के सामने नॉर्थ और नॉर्थ के सामने साउथ बना रहा होता है। फिर जब यहाँ पे इस साइकिल के क्वार्टर में ये इधर साउथ और इधर नॉर्थ बन रहा होता है और ये स्ट्रेंथ कम हो रही होती है तो फिर ये कोर मटेरियल क्या करता है और कॉइल क्या करती है, ये साउथ और नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाना शुरू कर देती है, अब कम नहीं होने देती। फिर जब ये क्वार्टर आता है साइकिल तो इस वक्त यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ बनता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है और ये कोर मटेरियल ये काम नहीं होने देना चाहता तो वो नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ बनाता है। और जब फिर ये वैल्यू फाइनल क्वार्टर के अंदर डिक्रीज करती है, दैट मीन्स इधर बनने वाला नॉर्थ और ये साउथ डिक्रीज हो रहा होता है तो कोर मटेरियल नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ बना के उसको कम होने से रोक रहा होता है। सो इसका मतलब है कि इस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए इस कंप्लीट एसी साइकिल के अंदर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है और इस दौरान ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। इसकी मजीद डिटेल्स चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में भी है, उस वक्त हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम इस लॉस को ओवरकम किस तरह करें। सो टू ओवरकम द हिस्टैरिसीस लॉस यूज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एज कोर। अब यहां सॉफ्ट से मुराद फिजिकल सॉफ्टनेस नहीं है। दैट मीन्स ये ना कहिएगा कि एक स्पूंज सॉफ्ट है और आयरन हार्ड है तो हम स्पूंज यूज कर लें, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत आसानी के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। और एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता, जैसे स्टील, जैसे Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। सो ये एक दफा मैग्नेट बन जाए तो इनकी मैग्नेटिज्म खत्म करना मुसीबत होती है और अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल और अगर ये खुद से परमानेंट मैग्नेट ना हो तो इन्हें मैग्नेट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करना है जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। इससे एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस कम हो जाएगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की डिटेल्स हमने फिर से चैप्टर 17 में ही पढ़नी है। और इसके बाद जो फाइनल चीज इस टॉपिक में हमने डिस्कस करनी है वो है एफिशिएंसी इन एनर्जी फॉर अ ट्रांसफार्मर। तो जो एफिशिएंसी है एनर्जी की उसे हम इस तरह लिख लेते हैं, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। इसके लिए मैं
ईटा ई का सिंबल यूज करता हूं। अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज एफिशिएंसी इन एनर्जी मिल जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन चाहिए एफिशिएंसी इन पावर का, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, और इस एफिशिएंसी को बुक ने ई लिखा है। और ये फार्मूला ऑब्टेन कैसे होगा, आप दोनों एक्सप्रेशंस को टाइम से डिवाइड कर लें तो पावर जो होती है वो रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो पावर बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी लिखनी है तो उसके लिए इस इक्वेशन को 100% से भी मल्टीप्लाई कर दें। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो आउटपुट पावर अगर 2500 वॉट है और इनपुट पावर भी 2500 वॉट है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, इसकी एफिशिएंसी बन जाती है 100%। लेकिन अगर केस कुछ इस किस्म का है कि 2400 वॉट आउटपुट एनर्जी है और जनरेटेड इनपुट एनर्जी कितनी है, वो 2500 वॉट है, तो इस केस में जो एफिशिएंसी का आंसर होगा वो क्या होगा, 96% एफिशिएंसी होगी। सो इस तरह से इस केस में ट्रांसफार्मर जो एक्चुअल है उसकी एफिशिएंसी हमने 96% फाइंड आउट की है। सो एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स आर 95 to 99% एफिशिएंट। बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो वो 99% एफिशिएंट होगा, सिर्फ 1% एनर्जी को वेस्ट करेगा। और अगेन यहाँ पे अगर हेडिंग लिख ली जाए हाउ पावर इज ट्रांसमिटेड, तो इसमें जो हमने पॉइंट्स बताने हैं वो ये हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मौजूद नहीं है। देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की मदद से ही पावर प्राइमरी से सेकेंडरी तक ट्रांसमिट होती है। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है अ ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो ऑफ 100, दैट मीन्स एनएस और एनपी की जो रेशियो है वो 100 है, जिसे आप 100/1 भी लिख सकते हैं। इट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, दैट मीन्स प्राइमरी वोल्टेजेस हैं 12 वोल्ट डीसी। तो आउटपुट क्या होगी, सो Vs ओवर Vp का रिलेशन क्या है, इट इज Ns ओवर Np, या फिर Vs इज इक्वल टू Ns बाय Np इंटू Vp, दैट मीन्स 100 इंटू 12 वोल्ट, दैट मीन्स 1200 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, ऑप्शन डी, बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 0 वोल्ट। उसकी वजह यह है कि जो डायरेक्ट करंट है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और जब चेंज नहीं होती तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कैसे होनी है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता, वो सिर्फ एसी पे ऑपरेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए अ ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो ऑफ 100 इफ इट्स इनपुट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट एसी सप्लाई, देन आउटपुट वोल्टेज विल बी 1200 वोल्ट्स, जैसे कि हमने सॉल्व किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a transformer has turn ratio of 0.01, ns over np किसके इक्वल है, वो 0.01 के इक्वल है, जिसे हम 1/100 भी लिख सकते हैं। if its input is 12 volt AC supply at 24 watt, what must be output current, आउटपुट करंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे Vs फाइंड कर लें। तो Vs बाय Vp किसके इक्वल है, वो Ns बाय Np के इक्वल है। सो इस वजह से Vs बन जाएगा Ns बाय Np इंटू Vp, या फिर Vs इज इक्वल टू 1/100 इंटू 12। सो Vs इज इक्वल टू 0.12 वोल्ट। अब चूंकि प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर आइडियली इक्वल होते हैं तो सोल्यूशन में हम यही यूज करते हैं, और जो प्राइमरी पावर है उसकी वैल्यू 24 वाट गिवन है। इसका मतलब है हम सेकेंडरी पावर को VS IS लिख लेते हैं।
IS फाइंड करना है, क्या बनेगा, IS इज इक्वल टू प्राइमरी पावर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वोल्टेजेस। ये टर्म उस तरफ जाके डिवाइड हो गई है। सो प्राइमरी पावर है 24 वॉट और जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो है 0.12 वोल्ट। सो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 200 एम्पियर। दैट इज ऑप्शन डी। सो यहाँ तक हमने अपने टॉपिक की डिटेल डिस्कशन की और इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर्स की तमाम डिटेल्स डिस्कस की और ये देखा कि इसके अंदर जो है सेकेंडरी पावर वो इनपुट पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती, प्राइमरी पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती। और हमने डिस्कस किया कि किस किस किस्म के एनर्जी लॉसेस इस ट्रांसफार्मर में आ सकते हैं और उनको ओवरकम करने के मेथड्स क्या हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।